Assalamu alaikum, good morning everybody. Welcome to Geo Pakistan with me today. Abdullah is not with us today and tomorrow as well. पहले आप लोगों को बता दूं। अच्छा, एक बात और फिर हम बहुत सी खबरों पे आ जाएंगे। वो जो अमरीकी खातून अपने अपेरेंटली शोहर को ढूंढने पाकिस्तान आई हुई है और शी मेड लाइक अ लॉट ऑफ ह्यू एंड क्राई, फिर पैसे भी मांगना शुरू कर दिए। कल परसों आई केम अक्रॉस वीडियो ऑफ हर्स जो कि टिकटॉक पे शी वाज डांसिंग, किसी हॉस्पिटल में थी और डांस कर रही थी और फिर वो पहले लोगों को सुनाती भी रही हैं। मेरा ख्याल है कि उन्होंने लिटरली अपना घर बना लिया है इधर एंड शी इज़ एक्चुअली हैविंग अ ग्रेट टाइम। रिक्वेस्ट मेरी ये थी कि ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब वो कहते हैं ना, भाव देने की कोई ज़रूरत नहीं है उनको, बिकॉज हमारे लोग जब वहाँ जाते हैं और कोई इस तरह लाइमलाइट में आ जाए और वीज़ा भी एक्सपायर हुआ हो तो उनको किस तरीके से अपने मुल्कों से निकाला जाता है। हम तो इंजॉय करना स्टार्ट हो गया, हमने तो कहा है कि ज़रूर आके हमारे पास रहो। तो ये थोड़ी सी मुझे तकलीफ़ हो रही थी इस बात पे कि हाउ वी आर ट्रीटेड अब्रॉड एंड हाउ व्हेन दे कम वी ट्रीट देम। हमारी अच्छाई है, ठीक है, हमने एक्सेप्ट किया हुआ है, हमने अकोमोडेट किया हुआ है, बट इतनी मतलब इट शुडंट बी लाइक दैट। गिव एंड टेक होना चाहिए एक जैसा। तो मुझे थोड़ी सी तकलीफ होना स्टार्ट होगी, भाई ये तो बड़े एंजॉय कर रही है इधर आके। सो आई थॉट कि अब उनकी वीडियोस और उनको वायरल करना हमें छोड़ देना चाहिए। और उनके सदर क्या कर रहे हैं, ये कमाल की बात है ना, कि वो इधर आके क्या कर रही है। नॉट दैट उनका कोई कनेक्शन है, बट वहाँ सदर जो हैं वो क्या कर रहे हैं आपको बताते हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है अमरीकी, उनके इक़दामात और ऐलानात तो ऑब्वियसली हैरान कुन है ही, बल्कि दुनिया भर के लिए परेशान कुन भी हैं। पहले दुनिया ट्रंप की तजारती जंग छेड़ने की पॉलिसीज़ पर सर पकड़ कर बैठी थी कि ट्रंप ने कल नया बम फोड़ दिया। अमरीकी सदर ने गजा की पट्टी पर तवील अरसे तक कब्जे का ऐलान भी कर दिया। नॉट एग्जैक्टली दीज वर्ड्स के कब्जा होगा, बट आगे सुने आप। ओवल ऑफिस में इजरायली वजीर आज़म के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने साफ कहा कि फ़लस्तीनियों के पास गजा छोड़ने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं, हम गजा में तरक्याती काम भी करेंगे। मतलब बेसिकली उनके कहने का मतलब था हम तरक्याती काम करेंगे लेकिन पहले गजा को खाली होना होगा। सुन ले ज़रा। मतलब बेसिकली उनके कहने का मतलब था कि हम वहाँ जो अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब्स वगैरह हैं हम सफाई कर देंगे और हम उसको बिल्ड करेंगे। वो आपको वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वाले याद है ना, इराक़ में जो एक ज़माने में होते थे और उस वक्त सदर बुश थे और ढूंढे जा रहे थे, कभी नहीं मिले। तो कुछ ऐसा ही मुझे लग रहा है कि ये भी साउंड कर रहा है कि वहाँ ऐसे बहुत चीज़ें हैं जो हम बिल्कुल वहाँ से हटा देंगे। एनीवे, वो कहते हैं ना कि अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने भी ट्रंप की हाँ में हाँ ऑब्वियसली मिलाई और कहा कि वो भी गजा का मुख्तलिफ मुस्तकबिल देख रहे हैं और सवाए इजराइल के शायद ही किसी ने ट्रंप के ऐसे खौफनाक इरादों की हिमायत की हो। थैंकफुली अमरीकी सदर ट्रंप के गजा पट्टी पर तवील अरसे तक कब्जे के ऐलान पर दुनिया भर से सख्त रद्द अमल आया और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने रद्द अमल देते हुए कहा है कि फ़लस्तीन के दो रियासती हल की तौसीक करते हैं और गजा तनाज़े के हल की तलाश में हमें मसाइल जो हैं वो बदतर नहीं करने चाहिए। थैंक गॉड समबडी इज सेइंग दीज थिंग्स। और नस्ल कुशी की किसी भी किस्म से गुरेज करके बैनुल-अक़वामी कानून पर कायम रहना ज़रूरी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि गजा पर सदर ट्रंप के कब्ज़े का बयान इश्तिआल अंगेज़ और शर्मनाक है। ट्रंप का बयान बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। नोट दैट वो पहले भी ऐसी बातें करने से रुके हैं। आपको पता ही है कनाडा को अपना 51st स्टेट बनाने पे तुले हुए हैं, तो वो तो ऐसी चीज़ें कहते रहते हैं। मकबूजा इलाके से फ़लस्तीनियों को जबरी बेदखल करना जंगी जुर्म है। कनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि गजा पर मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ और दो रियासती हल की हिमायत करते हैं। यूरोपीय यूनियन ने भी इजराइल फ़लस्तीन मसले के दो रियासती हल के मौक़िफ़ पर ही काम रहे हैं, 2 स्टेट जिसको एक सलूशन कहा जा रहा है। रद्द अमल में कहा कि गजा मुस्तक़बिल के फ़लस्तीन का लाजमी हिस्सा है। जर्मन सदर ने कहा कि अमरीकी सदर ट्रंप का गजा से मुतालिक बयान नाकाबिल कबूल है। चीन ने गजा पट्टी से फ़लस्तीनियों के जबरी इनखला की मुखालफत करते हुए कहा कि फ़लस्तीन पर हुक्मरानी फ़लस्तीनियों का हक है। ऑफ कोर्स बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने भी दो रियासती हल पर जोर दिया है और उधर फ्रांस ने कहा कि गजा पर किसी तीसरे फरीक का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। तुर्की ने गजा पर कब्जे को नाकाबिल कबूल करार दिया है। मिस्री सदर जो हैं उन्होंने कहा है कि आलमी बरादरी को मसला फ़लस्तीन के दो रियासती हल की जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए।
द गुड थिंग इज़ शायद कि ट्रंप के इस बयान के बाद सारे जो चुप करके बैठे हुए थे या इतना फोर्सफुली कोई बात नहीं कर रहे थे, दे केम आउट विद व्हाट दे फील। ये सारे मुल्क जो हैं वो बिल्कुल एक तरफ हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात, ईरान, अफ़गानिस्तान और इंडोनेशिया ने भी फ़लस्तीनियों की बेदखली मुस्तरद कर दी है। और दुनिया भर से आने वाले शदीद रद्द अमल के बाद तर्जुमान वाइट हाउस ने सदर ट्रंप के बयान की वजाहत भी की है। और तर्जुमान वाइट हाउस जो हैं कैरोलाइन लेविट, उन्होंने कहा है कि सदर ट्रंप का गज़ा में अमरीकी फ़ौज भेजने का इरादा नहीं है। मतलब फिर कब्ज़ा तो वही होता है ना। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ट्रंप ने गज़ा की तामीर नौ की ज़िम्मेदारी लेने की पेशकश की है। और जब गज़ा की तामीर नौ हो रही होगी तो वहाँ के लोगों को कहीं और जाकर रहने की ज़रूरत पेश आएगी। हाउ डज दिस साउंड टू यू? मतलब ये लगता है ना कि ये हमारी हिस्ट्री जो है, दुनिया की जो हिस्ट्री है, उसमें ऐसे काफ़ी वाक़यात हुए हैं जहाँ आप थोड़ी देर के लिए बाहर निकले, हम ज़रा आपकी सफाई करते हैं और उसके बाद फिर उनका सफाया ही हो जाता है। तो आई होप कि ऐसा कोई होने ना दे गज़ा पर। ट्रंप की गई पेशकश जो है उसकी तफसीलात पर अभी काम होना है, ये उनका जो है स्पोक्स पर्सन का ये कहना था। सदर ट्रंप की पेशकश मुनफरद है और इस पर सोचना चाहिए। सदर की पेशकश कोई दुश्मन इक़दाम नहीं है। और अब ये मामला जो है किस तरफ जाता है, इसके लिए ऑब्वियसली इंतज़ार तो करना ही होगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप अब अगले हफ्ते भारतीय वज़ीर आज़म मोदी से भी वाशिंगटन में मुलाकात कर रहे हैं। दैट कुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। और इस मुलाकात के बाद उनके जो इरशादात हैं उस पर भी नज़र रखनी होगी। क्योंकि सोचे ना कि पहले नेतन्याहू से क्या बात हुई, फिर ट्रंप से क्या, फिर मोदी से क्या बात होगी, और वो तो वैसे ही बड़े इंक्लाइंड हैं एक दूसरे के। चलें अब जरी हमने तो जो समझना था समझ लिया है, लेकिन ज़रा एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं। और अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की साबिक़ सफ़ीर डॉक्टर मलीहा लोधी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहबा, ट्रंप एक ऐसे लीडर हैं जिनसे कुछ भी तवक्को की जा सकती है, लेकिन उनका गज़ा प्लान का ऐलान ऐसा था जिसने दुनिया को एकदम चौंका दिया। इस प्लान के पीछे कोई लॉजिक, कोई काबिल अमल प्लान जो है तोजी आपको नज़र आती है? पहले तो हमें ये देखना है कि ट्रंप के इस बयान से दुनिया में क्या रद्द अमल आया है। पूरी दुनिया ने इसकी मज़म्मत की है, मुखालफत की है, चाहे वो ख़ित्ते के ममालिक हों जैसे सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजिप्ट, या दुनिया के जो P5 के मेंबर्स हैं, चीन, UK, फ्रांस, सब ने इस बयान की मज़म्मत की है। ये बयान बहुत ही ख़तरनाक बयान है। ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। इसकी मुखालफत फ़लस्तीनी जिस तरह से कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप चाहते हैं कि हम अपने ही ज़मीन से हमें धकेल दिया जाए, हम कभी नहीं छोड़ेंगे अपना ही ज़मीन और अपना ही लैंड। तो बहुत ही गैर ज़िम्मेदाराना और गैर संजीदा बयान है। अब ये सवाल पैदा होता है कि क्या ये सीरियस बयान है? मैं तो समझती हूँ कि ये अनवर्केबल है। ये कभी अमल में आ ही नहीं सकता, ये इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सकता। इसके पीछे क्या है बहुत मुश्किल है इस वक्त कहना, जब तक ट्रंप और इसकी वजाहत नहीं करेगा या उसकी इंतज़ामिया इसकी वजाहत नहीं करेगा। मगर आई थिंक हमें इस बात को रिकग्नाइज करना चाहिए कि ग्लोबल कॉन्डमनेशन हुई है इसकी, और ये खुल्लम खुल्ला इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी है। इसकी अग्रीड विद यू देयर कि सबसे अच्छी बात तो इस बात में से ये निकली है कि ग्लोबली इसको कंडेम किया गया। और इसको वैसे तो ट्रंप साहब को आगे लेके ही नहीं इस बात को जाना चाहिए, लेकिन अब तक इस प्लान की कोई बड़ी सपोर्ट भी ऑब्वियसली शुक्र है कि नज़र नहीं आई। सऊदी अरब क्या सभी का रद्द अमल भी इसके ख़िलाफ़ ही नज़र आया है। तो क्या ट्रंप को ये अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा रिएक्शन आएगा, या फिर एज़ यूजुअल उनको कोई परवाह नहीं है इस बात की? मेरा ख्याल ट्रंप एक, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं, एक डिल्यूजन में है। उसका ख्याल है कि अमेरिका इस वक्त जो भी चाहे वो कर सकता है, अपनी कोर्सिव पावर इस्तेमाल करके, प्रेशर इस्तेमाल करके। लेकिन ये ऐसा नहीं है। दुनिया यूनिपोलर नहीं रही। वो तो बहुत अरसा हो गया कि यूनिपोलैरिटी जिसको कहते हैं कि दुनिया का सिर्फ एक ही बड़ा पावर है जो कि आउटकम्स अचीव कर सकता है, वो अब नहीं हो सकता है। तो अब सवाल अगेन यही पैदा होता है कि क्या ट्रंप चाहता है कि अमेरिकी फ़ौजें भेजे वो गाज़ा में? उसने तो ये कहा था बार बार कि वो नहीं चाहता कि अमेरिकन फोर्सेस डिप्लॉय हों दुनिया में, बल्कि वो तो चाहता है कि जहाँ हैं
उनको विड्रॉ किया जाए। तो ये तो देखें यूएस पॉलिसी के भी बरक्स है, उसने यूएस पॉलिसी को भी रिवर्स किया है, अप एंड किया है। अब ये सवाल मेरा ख्याल है इसका जवाब हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि ये जो बयान है वो किस हद तक चाहेगा कि ये पॉलिसी बने। सिर्फ स्टेटमेंट है ना। हाँ, बट वो स्टेटमेंट से ही स्टार्ट करते हैं ना। बात तो सारी ये है, स्पेशली उन्होंने जो अपनी कैंपेन में कितनी बातें की थी, वो आते ही उन्होंने उनको पॉलिसी कर ही दिया, तो कुछ थोड़ा सा खदशा तो रहता है। डॉक्टर मलिहा, ये बताइएगा कि अभी इजरायली लीडर जो थे सारे वो उनके साथ थे, तो ट्रंप ने ये सब कह दिया। अगले हफ्ते सुना है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो वाशिंगटन जा रहे हैं, तो क्या ये खदशा रखना चाहिए कि वो मोदी के साथ खड़े होकर ऐसा वैसा कुछ कह देंगे जो पाकिस्तान के मफाद से टकराता हो? मेरा ख्याल है ट्रंप से तो कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। एक दिन वो कहता है कि मैंने ग्रीनलैंड पे कब्जा करना है, दूसरे दिन वो कहता है मैंने कनाडा को 51st स्टेट बनाना है अमेरिका, फिर कहता है मैंने पैनामा कैनाल जो है उस पर भी कब्जा करना है, फिर कहता है मैंने गाजा पे कब्जा करना है, मैं फौजें भी भेजने को तैयार हूँ। तो मैं समझती हूँ कुछ भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ट्रंप से, लेकिन ये सवाल ज़रूर हमें सामने रखना चाहिए कि क्या वो जो कहता है कर सकता है। देखिए इंटरनेशनल सिचुएशन जो है और इंटरनेशनल जो लैंडस्केप है वो बहुत तब्दील हो चुकी है। अब वो दुनिया नहीं रही कि जहाँ अमेरिका जो है जो वो चाहे भी होता है। बहुत शुक्रिया, आपकी बात सुन के थोड़ी सी तसल्ली हुई, क्योंकि वी आर ऑल्सो होपिंग कि ये बस एक फ्रिवलेस किस्म की एक स्टेटमेंट थी विच सूट्स उनका डिमीनर भी ट्रंप साहब का, बट ऑल्सो कभी कभार वो बहुत सी ऐसी चीज़ें कह देते हैं जो कि एकदम से दे डोंट मेक सेंस टू एनीबडी, बट ही गोज़ अहेड एंड डज इट टू। तो लेट्स सी कि यहाँ क्या होता है। ऑल्दो दिस लुक्स के ये बस उनकी एक एमी स्टेटमेंट थी। थैंक यू डॉक्टर मलिहा लोधी फॉर बीइंग विद अस। अच्छा जी, ये तो एक बात हमें ज़रा खटक रही थी, तो हमने कहा इसके बारे में ज़रा क्लैरिफिकेशन तो लें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो सकता। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट क्रिकेट नाउ। एंड चैंपियंस ट्रॉफी से पहले 3 मुल्की सीरीज़ की तैयारियां हो रही हैं और पाकिस्तान टीम ने कल भी प्रैक्टिस मैच खेला। न्यूजीलैंड की टीम भी आज प्रैक्टिस का आगाज़ करेगी। क्रिकेट के हलकों में अब नई बहस शुरू हो गई है जी कि ट्राई सीरीज़ में मुकम्मल जो स्ट्रेंथ वाली हतमी टीम को खिलाना है या उस्मान खुशदिल और फ़हीम अशरफ वगैरह को आजमाना चाहिए। तो ये बात चल रही है, ख़ास तौर पर फ़हीम अशरफ और खुशदिल शाह की सिलेक्शन पर बहुत कुछ कहा जा रहा है और शायद इन एतराज़ात में वज़न भी है। फ़हीम अशरफ को मंगल को सिनारियो बेस्ड प्रैक्टिस मैच के दौरान 3 ओवर्स में 42 रन्स की मार पड़ी और वो प्रैक्टिस मैच के सबसे ज़्यादा महंगे बॉलर साबित हुए। अबूरी हेड कोच आकिब जावेद मगर फ़हीम अशरफ की सिलेक्शन का बिल्कुल दिफा कर रहे हैं। कोई भी दुनिया की टीम को बनाएंगे, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की टीम हो या इंडिया की या पाकिस्तान की, उसमें चेंजेस तो आएंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक टीम जो है आपकी हर मुल्क के लिए हो, हर कंडीशंस के लिए। हर बंदे का हक है, आपका भी है, प्लेयर्स का भी हक है अपनी राय दें। जहाँ तक हमें अक्ल है, हमें समझ है, हम एक कंपोजिशन के ऊपर जाते हैं कि आपके टीम के अंदर अगर ज़रूरत पड़े तो पेस बॉलिंग ऑलराउंडर भी हो और अगर ज़रूरत पड़े तो स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर भी हो। उसका नाम क्या है और वो कौन है, कितनी देर बाद आ रहा है। एट टाइम्स आपको प्लेयर लाने पड़ते हैं उनकी ज़रूरत के मुताबिक। ओके, सो यानी बेसिकली चेंजेस वगैरह भी हो सकते हैं। अब ऐसी इतलात भी बाय द वे हैं कि पीसीबी के आला हुकाम की तरफ से सिलेक्शन कमेटी को चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड पर नज़रसानी का मशवरा दिया गया है और सिलेक्शन कमेटी 11 फरवरी तक बगैर कोई वजह बताए टीम में रद्दोबदल जो है वो कर सकती है। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। कुछ ना कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में सिर्फ एक स्पेशलिस्ट स्पिनर और एक ओपनर के इंतखाब पर भी हैरत का इजहार किया जा रहा है। बहरहाल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान पहला वनडे इंटरनेशनल 8 फरवरी को कदाफी स्टेडियम में खेला जाएगा, विच इज़ दिस संडे। दैट्स राइट, हाँ, संडे को। और दिलचस्प बात यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज़ 19 फरवरी को कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच ही से होगा। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि मैच के नतीजे से सिलेक्शन कमेटी को किसी हद तक अंदाज़ा हो जाएगा कि उनके इंतखाब में तब्दीली की गुंजाइश मौजूद है या नहीं। तो ये बड़ा अच्छा ही इन सेंस हो गया कि 8 को पहले मैच होगा फॉर अ डिफरेंट सीरीज़ और फिर चैंपियंस ट्रॉफी में भी न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का ही पहला मैच होगा। तो एक टेस्ट केस सिनारियो समझ के हम पहले में कुछ व्हाटएवर डजंट वर्क आउट हम वो चेंजेस शायद कर सकते हैं।
इन द मीन टाइम आप देख रहे हैं कि लाइनें लगी हुई हैं, टिकट जो हैं वो फ़रोख्त हुए हैं और बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का टिकट ऑब्वियसली फ़रोख्त हो रहे हैं एज़ वी स्पीक, और अच्छी एक एक्साइटमेंट सी है ना वो बन रही है, जो कि हम चाहते भी हैं। ऑब्वियसली क्रिकेट इज़ हैपनिंग इन पाकिस्तान, तो फ़ायदा तो सबसे ज़्यादा शायकीन जो पाकिस्तान में उन्हीं को होना चाहिए, वाई नॉट। टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद हमारे साथ। अहमद, क्या हाल है आपका, कैसे हैं? अच्छा ये बताएं अहमद कि वैसे तो सिलेक्शन कमेटी का काम स्क्वाड के ऐलान के बाद ख़त्म हो जाता है, लेकिन इस दफ़ा कुछ इख्तियारात बढ़ाए गए हैं और प्लेइंग 11 में भी सिलेक्शन कमेटी की राय को अहमियत दी जाएगी। तो आपकी नज़र में आपको लगता है कि ये बेहतर फैसला है? देखिए, बेहतर फैसला तो ये तब हो कि बेहतरी की तरफ चीज़ें लेके जाई जाए। कुछ डिसीजंस थे जब वर्ल्ड कप हारे उसके बाद ऑन द कार्ड्स थे जो लेने वाले थे। टीम के अंदर वर्ल्ड कप के अंदर हमने देखा ग्रुपिंग्स की भी बातें प्लेयर्स खुद आके करते रहे हैं, सिलेक्टर है अभी उनके भी पॉडकास्ट पड़े हुए हैं, उन्होंने खुद माना है, प्लेयर्स मान रहे हैं सारे कि हाँ ग्रुपिंग थी। तो जिन लोगों ने ग्रुपिंग्स की, पाकिस्तान को उस चीज का नुकसान आया, आपने उन लोगों को बाहर करा, आप नहीं कर पाए। आप सेंसिबल चले, आपका ख्याल था कि यूं कर देंगे, साउथ अफ्रीका ले जाएंगे, ऐसे हो जाएगा। आप हमें पता है क्या ट्राइयां करते रहे, वो नहीं हुआ। अब आप आके फंस चुके हैं। अब हालात कुछ इस तरह के हैं कि इस टाइम के ऊपर जो टीम आपने सिलेक्ट की हुई है, कप्तान अपने लोगों से ये कहलवा रहा है बाहर के इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, सिलेक्टर्स जो हैं ये कहलवा रहे हैं कि हाँ जी ये 3 सिलेक्शन है, इसमें हम भी राजी नहीं थे। तो ब्लेम गेम ऑलरेडी चलना स्टार्ट हो गई है, यूनिटी नजर नहीं आ रही है। और जब यूनिटी नहीं होगी और चीजें एक दूसरे पे डाली जाएंगी कि कप्तान कह रहा है उसने किया है, कोच कह रहा है कप्तान ने किया, तो ये सारा सिस्टम है और ये केओस मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम के सिलेक्टर्स और मैनेजमेंट की अपनी वजह से कि जो डिसीजंस ऑन द कार्ड्स से लेने वाले उन्होंने वो नहीं लिए, इसलिए ये सारा केओस मचा रहा है। और ये पहली दफा नहीं हो रहा, आप देखें कि पिछले 2, 2.5, 3 साल से यही चीजें चल रही हैं। तो यही चीज हमने समझाने की कोशिश की हर प्लेटफॉर्म से, लेकिन वो समझे नहीं। तो अब जो भी उन्होंने टीम सिलेक्ट की है आप लोगों सबके सामने है। बेसिकली आप कह रहे हैं कि वो ओन नहीं कर रहे, मतलब टीम तो बन गई लेकिन कोई उसका मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा कि वी वर इन इट। तो अभी जो अहमद बताएं कि अभी जो ट्राई सीरीज़ हो रही है वो चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी के लिए ही है, तो आजकल ये भी सोचा जा रहा है कि क्या इस सीरीज़ में पाकिस्तान अपनी हतमी टीम खिलाए या फ़हीम, उस्मान, खुशदिल वगैरह को ट्राई कर लेना चाहिए। तो आपकी राय में क्या करना चाहिए? नहीं, कोई महल्ले की टीम तो है नहीं कि ट्राई करके फिर बदल लें, ऐसा नहीं होता है। एक टीम जो डिसाइड कर ली है, एक ज़ेन बना ली है, उसको बैक करें, दिलेर बने और फिर उसी टीम के साथ जाएं। ये क्या बात हुई कि लास्ट टाइम वर्ल्ड कप में भी आपने ये किया था कि एक टीम सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद जैसे मीडिया का प्रेशर आता है किसी 1-2 को आप बाहर कर देते हैं, फिर दिलेर बने। इस टीम के अंदर 4 से 5 इस तरह की सिलेक्शंस हैं जिसके बारे में हम आपके चैनल पे भी बात कर चुके हैं, अपने यूट्यूब चैनल पे भी बात कर चुके हैं, जिसको ये जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। विनिंग एंड लूजिंग ये बात की बात है। हम दुआ करते हैं कि जो भी टीम आपने सिलेक्ट की है अल्लाह करे वो जीते, लेकिन एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ नॉर्म्स होते हैं, एथिक्स होते हैं, क्राइटेरिया होता है। उस क्राइटेरिया को तोड़ के जब आप T20 से जो है ना लोगों को इंपोर्ट करेंगे और डायरेक्ट ICC में डालेंगे, तो फिर लोगों को आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? फिर आप जो है ना कह रहे हैं कि पूरी दुनिया के पास आप देखें ओपनर्स मौजूद होते हैं, ठीक है, छोटी से छोटी टीम भी होती है उनके पास ओपनर्स मौजूद होते हैं। आपकी एक वाहिद ये टीम है जिसमें आप कह रहे हैं कि हम ऑपोजिशन देखेंगे, हम कंडीशंस देखेंगे, उसके बाद ऊपर आपको बताएंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं ये बता रही हैं कि आप लोगों ने सिर्फ पीछे टाइम जाया किया है और बड़ा अनप्रोफेशनली आप लोगों ने काम किया, जिसमें सिलेक्शन कमेटी, मैनेजमेंट और कप्तान ये तीनों शामिल हैं। आपने भी एक पूरी पॉलिसी स्टेटमेंट दे दी है, तो आपको बिल्कुल कोई खास एतबार नहीं है लगता है। अच्छा चलिए ये बताएं कि वैसे तो प्लान यही था कि बाबर आजम और फ़खर जमान ओपन करेंगे, लेकिन अब सुना जा रहा है कि इस पर भी नज़रसानी की जाएगी और वजह इसकी शायद यही होगी कि बाबर के बैटिंग स्टाइल की वजह से दूसरे बैटर पर तेज़ खेलने का बड़ा प्रेशर आ सकता है। तो आप समझते हैं कि लेट्स से बाबर के अलावा कोई ऑप्शन मौजूद है स्क्वाड में टू ओपन? ये ऑप्शन तो बिल्कुल मौजूद है इस टीम के अंदर। मुझे लगता है कि अगर हमने टेस्ट में बात की बाबर आजम की कि एक्सटेंडेड रन मिला, ठीक है, आपने उनको नाजायज खिलाया, किसी और का आपने हक खाया, ठीक है, 20-20 इनिंगों में उन्होंने कुछ नहीं किया। हमने T20 में बात की कि बाबर आजम की गेम दुनिया से पीछे रह गई है, खाली हमने बात नहीं की। जब हमने बात की पूरी दुनिया ने उस चीज की बात की, उसे एक्नॉलेज किया और स्टैट्स बेस हमने बात की।
टेस्ट में भी स्टैट्स उनके आपके सामने हैं, हमने बहुत क्रिटिसाइज किया, और T20 में भी आपके सामने है। लेकिन वनडे एक ऐसा फॉर्मेट है जो बाबर आजम ओन करते हैं। बाबर आजम की बड़ी अच्छी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है ओडीआई के अंदर, और वो जो ओडीआई फॉर्मेट है जब से जो उनका खेलने का स्टाइल है वो उन्हें सूट करता है। मतलब जो उनके किटी बैग में शॉट्स हैं वो कुछ इसी तरह के हैं कि वो ओडीआई में सूट करते हैं। तो उसके अंदर आपका जो बेस्ट बैट्समैन है ओडीआई का, आपको ये चाहिए कि आप ये देखें कि वो कहाँ कंफर्टेबल है, कौन से नंबर पे उसने अभी तक परफॉर्मेंसेस करके दी है पाकिस्तान को, और उनको इज्जत दे, उनसे पूछें, बजाय कि आप उन पे एक फैसला इंपोज कर दें। अब होगा ये कि खुदा न खास्ता अगर बाबर आजम ओपनर आप उसको कराते हैं और वो ना चल पड़े, तो आपको पता है ना फिर पीआर सारी बैठी होती है, वो यही कहेगी कि जी देखिए जी बाबर क्या क्या करे, बाबर का नंबर नहीं था, बाबर टीम के लिए वहां जा रहे हैं। अच्छा, तो बेसिकली अहमद आप ये कह रहे हैं कि जहां खुद कंफर्टेबल फील करते हैं उनको वो डिसाइड करना चाहिए, दैट्स व्हाट यू मेंट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। अच्छा, जल्दी से मैंने कहा था ना 8 फरवरी को जो पहला न्यूजीलैंड पाकिस्तान का मैच होना है ट्राई सीरीज़ का, वो संडे होगा। वो संडे नहीं है, वो सैटरडे है, लुक एट मी। तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं। देखिए आजकल जो हम लोग ये सुनते हैं ना कि बैरून मुल्क जाते हुए कोई मतलब कि जान की बाजी हार गया, कोई मर गया, कोई जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब ये हर तबके में दिस डिज़ायर टू गो अब्रॉड है। अब बात यह है कि कुछ लोग जो हैं वो दे आर प्रिविलेज्ड और वो लीगल तरीके से जा सकते हैं। कुछ जो हैं वो इतनी स्किल्ड है उनके अंदर कोई ऐसा जो किसी और मुल्क में जिसकी रिक्वायरमेंट है कि वो उस तरह पहुंच जाते हैं, लेकिन वो कम होते हैं और ज़्यादातर दे जस्ट वांट टू ट्राई देयर लक। अब बैरून मुल्क जाना ऑब्वियसली बहुत सारे नौजवान पाकिस्तानियों का ख्वाब बन चुका है और अपने इस ख्वाब की तकमील के लिए वो गैर कानूनी और ख़तरनाक तरीके इस्तेमाल करने से भी गुरेज नहीं करते, और यहाँ तक कि आपको पता ही है कि वो अपनी जान भी दाव पर लगा देते हैं। गुज़िश्ता 2-2.5 महीनों में यूरोपियन मुल्कों के साहिलों पर कश्तियाँ डूबने से दर्जनों पाकिस्तानी जाँ बहक हो चुके हैं, और पाकिस्तान में इंसानी स्मगलिंग पैसा कमाने का ऐसा धंधा बन चुका है जो बैरून मुल्क तक फैला है। मतलब हम सरगुना का जब खोज लगा रहे होते हैं तो कोई लिबिया में बैठा हुआ है, कोई मॉरिटानिया में बैठा हुआ है। हुकूमत की जानिब से तमाम तर कोशिशों के बावजूद इंसानी स्मगलिंग रोकी नहीं जा सकी। बैरून मुल्क जाने और बेहतर रोज़गार हासिल करने की ख्वाहिश कोई बुरी बात एज सच नहीं है, लेकिन उसके लिए जायज़ तरीके भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ख़ास तौर पर हुकूमती सतह पर ऐसे इक़दाम उठाने की ज़रूरत बढ़ रही है जिससे बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए आसानियाँ पैदा हों। और ख़ास तौर पे आपको पता है कि गल्फ़ ममालिक जहाँ आराम से लोग पहुँच जाया करते थे, अब उन्होंने भी ज़रा अपने रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो कस दी हैं, ज़रा सख्त कर दी हैं। सेम गोज़ फॉर ऑल द यूरोपियन कंट्रीज़ एज़ वेल। हम ज़रा समझना चाहते हैं कि क्या वो मौके हैं और क्या टैलेंट आप में होना चाहिए, क्या स्किल आप सीख सकते हैं जिससे ज़रा बेहतरी आ जाए आपके सारे मूविंग अब्रॉड प्रोसेस में। तो बात करेंगे जी मखदूम तारिक महमूदुल हसन से, जो साबिक वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे। मखदूम तारिक, क्या हाल है आपका, कैसे हैं? थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया है। सर, सबसे पहले तो हम आपका एक ख़ुद का एक्सपीरियंस ज़रा सुनना चाहते हैं कि आपने काफ़ी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के साथ डील भी किया होगा। यकीनन पहली ये मामलात जो हैं आपने बड़े करीब से देखे भी होंगे। पहले तो हमें ये समझा दें ये डिज़ायर क्या है कि जी जिसमें पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है वो 100% श्योर होता है कि अगर मैं किसी तरीके से बाहर पहुंच जाऊं तो मेरी ज़िंदगी और मेरे घर वालों की ज़िंदगी बहुत बेहतर हो सकती है। क्या ऐसा फिर होता है? जी बहुत शुक्रिया जी आपका। सबसे पहले बात तो ये है कि जितने भी ये जो वाक़या कश्ती का हुआ है बड़ा दिलखराश वाक़या है, इस पर जितना भी अफसोस किया जाए वाक़या कह दें क्योंकि ये तो बहुत होते रहते हैं, ये वाक़यात होते रहते हैं। असल में जब पिछली गवर्नमेंट थी उसमें ये जो यूनान और इसके टर्की के दरमियान जो मामला है और लीबिया की तरफ से जो लोग एजेंट जो है अपना ऑपरेट करते हैं, तो उस वक्त 1 साल का वीज़ा भी इनको दिया गया था कि ये प्रॉपर तरीके से अपने मुल्क से वीज़ा लेके चले जाएं। इसमें ये एक लंबी बहस है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर हमारा अदारा FIA इस पे प्रॉपर तरीके से काम कर ले और इसे तवज्जो दे ले और टॉप प्रायोरिटी में चला जाए, ये तो काम कतई मुश्किल नहीं है कि इसको रोका जा सके। बहुत से लीगल मौके मौजूद हैं। मैं अभी आपसे आपकी वसासत से पूरे पाकिस्तान को यह बात बताना चाहता हूँ कि जितने भी है उनकी डिमांड है हमसे
कि आप हम आपको वीज़ा देने के लिए तैयार हैं। वर्क परमिट्स आ रहे हैं। रिसेंटली इटली से 6000 वर्क परमिट इसलिए लोग हासिल ना कर सके अपना वीज़ा कि वो लोग जो थे वो प्रॉपर तरीके से यहाँ की जो एम्बेसी है उनको डेट नहीं दे रही थी। इस वक्त पूरी दुनिया अक्रॉस द बोर्ड अब पाकिस्तान से लोगों को चाह रही है। पूरी दुनिया में कोरोना के बाद शॉर्टेज है ह्यूमन रिसोर्सेज की, और वो लोग चाहते हैं कि वो बैरून मुल्क जाएं, और उनकी भी ख्वाहिश है। होता क्या है कि हम जब किसी को कहते हैं आपने बाहर जाना, तो वो कहता है सुबह मुझे जहाज़ में बिठा दें। सिर्फ मसाइल ये हैं कि वहाँ की लैंग्वेज, एक छोटे छोटे कोर्सेज़ हैं जो उनकी तरफ से ऑफ़र किए जाते हैं। वो कहते हैं वो कोर्सेज़ आप अपने मुल्क से करें, क्वालिफ़ाई करें, वो तकरीबन 3 से 6 माह का प्रोसेस होता है और उसके बाद आ जाए। अच्छा, हम जो हमारी ख्वाहिश होती है कि नहीं बस हमें फ़ौरी तौर पे जो है ना वो कश्ती या जहाज़ पे बिठा दिया जाए। अभी बहुत शॉर्टेज है, लीगल तरीके बहुत मौजूद हैं जिसके ज़रिए से ओवरसीज़ जाया जा सकता है। अभी आप देखेंगे कि 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो दुनिया में गया है। 70,000 जो लोग हैं जी। मखदूम तारिक साहब, आपका ये कहना है कि इस सारे प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज कर दिया जाए, यानी जो चाहता है हुकूमत का ये काम होना चाहिए कि उनके लिए मौके देखें और फिर इनको कहें या फिर इनको इनकरेज करें कि आप अपनी वो पढ़ाइयाँ करें, फिर हम आपको वीज़े देंगे और फिर आप जाएं। आप उस स्टैंडर्डाइजेशन की बात कर रहे हैं? मैडम, मैं बहुत ही आसान बात कर रहा था कि बहुत ही मामूली किस्म के, जैसे मैं जापान की बात कर रहा हूँ, एक ड्रीम है दुनिया का, जापान का पासपोर्ट भी नंबर 1 है कि जी जापान जाना है। जापान वाले कहते हैं कि जी जापानी लैंग्वेज और ये पैकिंग वगैरह का कोर्स करके आ जाएं, हम आपको जापान के लिए वीज़ा दे देंगे, वर्क परमिट वीज़ा दे देंगे। अच्छा, अभी ऑस्ट्रिया, नॉर्वे और ये जो पोलैंड जैसा मुल्क है जो गरीब मुल्क है, और उसके बाद बहुत से यूरोपीय मुल्क हैं वो वर्क परमिट जारी कर रहे हैं, इटली, स्पेन के पाकिस्तान से वो लोगों को लेके जाएं, और ये एक प्रोसेस चल भी रहा है और इसमें लोग बड़े आराम से जा रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्यों ये बदकिस्मती है हमारी कि हमारी ट्रेनिंग नहीं हुई, हमारे लोगों को बताया नहीं जाता कि कश्ती का सफ़र नहीं करना, एजेंटों के हाथ में नहीं चढ़ना, प्रॉपर तरीके हैं जिसके ज़रिए जाया जा सकता है। आप पूरी दुनिया से स्टूडेंट जा रहे हैं। अभी चाइना ने भी एक प्रोग्राम किया जिसमें वो BSc आपको फ्री करा रहे हैं, आपसे कोई पैसा नहीं ले रहे। वो कहते हैं कि जी आप आए, आपको हम BSc कराते हैं जी। अच्छा, इसके अलावा इंग्लैंड में आपको अंदाज़ा है, ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीज़ा है, अमेरिका का स्टूडेंट वीज़ा है। मामूली सी बात है कि आपने एक लैंग्वेज कोर्स करना है, लैंग्वेज कोर्स करने के बाद आपने वहाँ पे चले जाना है। एडमिशन भी अब बड़े आराम से हो रहा है, और हमारी बहुत सी यहाँ पे स्टूडेंट काउंसिल और स्टूडेंट एडवाइजरी जो है वो मौजूद है दफातर, जिनको अप्रोच करके बड़े आराम से लीगल तरीके से बाहर जाया जा सकता है। आपका ये कहने का मतलब है कि आप एज ए स्टूडेंट जाएं और वहाँ पढ़ें, एक स्किल अपने लिए आप हासिल करें, फिर आप स्किल्ड लेबर बने। ये एक तरीकेकार है जो कि मतलब बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो जाते हैं। नहीं, दोनों शॉर्टकट नहीं होना चाहिए। दोनों चीज़ें मौजूद हैं। एक तो ये है कि आप स्टूडेंट के तौर पे जाएं। जब आप स्टूडेंट के तौर पे जाते हैं, 1 साल वहाँ पढ़ते हैं, मास्टर डिग्री करते हैं, तो इंग्लैंड वाले 2 साल का वर्क परमिट वीज़ा भी देते हैं आपको कि आप यहाँ काम कर लें। एक तो ये है, लेकिन दूसरी बात ये है कि जो हम लोग मिडिल ईस्ट की तरफ जाते हैं और दूसरे मुल्कों में जाते हैं, उनकी एक स्पेसिफिक चीज़ें होती है कि बड़ी मामूली से कोर्सेज हैं जो पाकिस्तान में हो रहे हैं, वो कोर्सेज करके भी वो जा सकते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह का काम है, और इससे ये जितनी ह्यूमन ट्रैफिक है ये इलीगल जो है वो ख़त्म हो सकती है। और मेरे ख्याल में हमारे अदारों को भी होश के नुकल लेने चाहिए। तो यानी बेसिकली जो टॉप प्रायोरिटी पे लेके राइट, जो कश्तियों में बैठ रहे हैं, दे आर टेकिंग द इन अ सेंस इजी वे आउट। उनको भी थोड़ी सी पहले मेहनत कर लेनी चाहिए ताकि वो कश्तियों वगैरह की ज़रूरत ही ना पड़े। ये ज़रूर मुख्तसरन ये बताइएगा मखदूम तारिक साहब कि आप ऑब्वियसली ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के साथ आपने इतना काम किया है, क्या उनके बाहर रहते हुए मसाइल होते हैं, स्पेशली रेमिटेंसेस के वक्त जब भेजने होते हैं, कोई इशूज़ जो वो फेस करते हो? देखिए, इस वक्त तकरीबन 1.1 मिलियन पाकिस्तानी जो है ना, इस वक्त 1 करोड़ से ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो मुख्तलिफ ममालिक में रहते हैं। सबसे ज़्यादा जो फॉरेन रेमिटेंस है वो हमें सऊदी अरब और दुबई से आती है। हमारे ज़्यादा लोग जो हैं उन्होंने अपने घर चलाने होते हैं, फॉरेन रेमिटेंस भेजते हैं, वो अपना काम करते हैं, वहाँ नेशनैलिटी नहीं मिलती, वहाँ उन्हें को अपनी प्रॉपर्टी नहीं ख़रीदना होती, बिज़नेस ज़रूर करते हैं, बिज़नेस से वो ज़्यादा पैसा जो है वो पाकिस्तान फॉरेन रेमिटेंस में भिजवाते हैं।
अच्छा, यूरोप की यहाँ बात की जाए तो यूरोप में भी लोग अपना पैसा भेजते हैं अमेरिका से। हमारे APPS एसोसिएशन हैं, डॉक्टर एसोसिएशन है, अपना एसोसिएशन है अमेरिका में, ये लोग भी अपना फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं पाकिस्तान में रेमिटेंसेस के हवाले से। गुजारिश ये है कि मैं वाइस चेयरमैन ओवरसीज़ पंजाब कमीशन रहा हूँ ट्वाइस। ये पंजाब का एक अदारा है जो ओवरसीज़ के मसाइल के हल के लिए बनाया गया था। इसी तरह हमारा OPF है जो मरकज़ में है। अच्छा, बदकिस्मती से हुआ यह है कि पिछले 2 साल से जितने ओवरसीज़ थे उनको लावारिस, बिल्कुल लावारिस और बेयारो मददगार छोड़ दिया गया, उनके बारे में कोई काम नहीं हुआ। रिसेंटली OPF में और पंजाब में ये पोस्टें फिल की गई हैं। अच्छा, हमारा जो इस वक्त तो ओवरसीज़ के जो तासुर हैं, जो ओवरसीज़ के मसाइल हैं, उनमें से मसाइल जायदाद के मसाइल तो मौजूद ही हैं कि वो सबसे ज़्यादा तो ये है कि वो जनरल पावर ऑफ अटर्नी अपने अजीज़ों को भेज देते हैं और उस पर वो जायदाद जो है वो ना सिर्फ ट्रांसफ़र कर लेते हैं, फिर उनका कब्जा कर लिया जाता है। अब ये भी वो चीज़ें हैं जी मखदूम साहब, ये भी वही चीज़ें हैं जो जिन पे ऑब्वियसली जो दे रहे हैं पावर ऑफ अटर्नी अपने रिश्तेदारों को, उनको भी ये सोचना पड़ेगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। बहुत शुक्रिया, आज हमारे पास टाइम है, लेकिन एक बात जो आपने कही वो बहुत ज़रूरी है और जो हम भी रिपीट करते रहते हैं कि इफ़ यू डिज़ायर टू गो अब्रॉड एंड वर्क अब्रॉड तो कोई स्किल हासिल करें, थोड़े से 2-4 कोर्सेज कर लें, लीगल तरीके से जाएं ताकि वहां जाके आपकी तरक्की भी तो हो ना। एक ही काम पे तो नहीं बैठे रहेंगे, फिर वो काम भी कुछ खास नहीं होता, ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो थिंक अबाउट दैट। अच्छा, थोड़ी सी टेंशन हमें हो जाती है ना, मुल्क के हालात तो चलो एक तरफ, लेकिन जो हमारे शहर के हालात हैं और स्ट्रीट क्राइम्स जो हैं उससे बड़ी हम खौफज़दा रहते हैं और यही उम्मीद होती है कि कुछ बेहतरी आ जाए। अब कराची में मसाइल इतने हैं और एक से बढ़कर एक है कि समझ नहीं आता कि किस किस पर बात की जाए, और शहर में स्ट्रीट क्राइम्स का जो सिलसिला है ना वो भी रुक नहीं रहा, बढ़ता ही चला जाता है, बिल्कुल जारी रहता है विदाउट एनीथिंग। और साथ ही शहर में ट्रैफिक हादसात में नुमाया इजाफा भी देखा जा रहा है। रवा साल ट्रैफिक हादसात में अब तक कोई ऑलमोस्ट समझें कि आप 68 जाने जो हैं वो जा चुकी हैं, और कल जौहर मोड़ और मलीर हॉल्ट पर हादसात में 6 जानें चली गई। अंदाज़ा करें इन सिंगल डे, जबकि एक के बाद एक वाक़या चीख चीख कर बता रहा है कि शहर में स्ट्रीट क्राइम का जिन ना पहले काबू में था और ना अब है। तो एक्सीडेंट्स भी हैं, स्ट्रीट क्राइम्स भी हैं। वज़ीर दाखिला सिंध का जो है कहना है, वो दावा बल्कि करते हैं कि कराची में स्ट्रीट क्राइम में वाज़े कमी आई है। गुज़िश्ता साल की बात करें तो स्ट्रीट क्राइम के 70,000 से ज़ायद वाक़यात जो हैं वो रिपोर्ट हुए। 112 शहरियों को लूट मार के दौरान कत्ल किया गया है, जबकि आपको पता है तादाद बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि बहुत से लोग तो रिपोर्ट ही नहीं करते। अब IG सिंध का क्या कहना है इस हवाले से, पहले तो आप ये देख लें। हमारा यहाँ पे सर्टेनिटी या पनिशमेंट है नहीं। 8-8, 10-10 दफ़ा हम बंदे को पकड़ते हैं, फिर वो बाहर निकल के वही वारदात कर रहा होता है। तो होना ये चाहिए कि एज एन सोसाइटी हमें हर डिपार्टमेंट को, हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को अपना काम करना चाहिए। अच्छा, ये बाय द वे उनका स्टेटमेंट लास्ट ईयर का था, बट अब सुन ही लिया आपने, मामला तो बिल्कुल वैसे ही चल रहे हैं। काशिफ मुश्ताक हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं। काशिफ, पहले तो हमने आपसे ऑब्वियसली बहुत सी बातें करनी है, लेकिन ट्रैफिक एक्सीडेंट्स का क्या है? मतलब कल भी एक डंपर वाली बात हुई, कितने लोग मारे गए, ये इसकी रोकथाम क्यों नहीं हो रही है? वो गाड़ियों की फिटनेस वाला मामला भी होना था, वो भी कहीं नज़र नहीं आया। देखिए, इस पे हुमा सिर्फ ट्रैफिक पुलिस नहीं बल्कि दीगर इदारों को भी मुतहरिक होने की ज़रूरत है। और हमने देखा है कि शहर में ट्रैफिक हादसात बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आज अब DIG ट्रैफिक इस हवाले से कहते हैं कि शहरी जो है वो अगर ट्रैफिक के लॉस को फॉलो करें और साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो रखें। तो इस हवाले से IG सिंध की जानिब से भी कहा गया कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो स्मूथ वे है उसे इस्तेमाल किया जाए, लेकिन उसके बावजूद शहर में ट्रैफिक हादसात में कमी नहीं आ रही है। रवां साल में अब तक आपको बताएं कि 68 अफराद जान से गए, जबकि 1040 अफराद जो है वो ज़ख्मी भी हुए हैं मुख्तलिफ हादसात के अंदर। हमने माजी में भी इस पर बात की है और अब भी जब हम मुख्तलिफ अफसरान से बात करते हैं तो उनकी जानिब से बताया जाता है कि एक बड़ी तादाद जो है वो मोटरसाइकिल सवार हजरात की है। लेकिन आपको बताएं कि शहर में जो बड़ी गाड़ियाँ हैं वो भी कहीं भी किसी को भी रौंद देती हैं और उसके बाद लोग जाबाक हो जाते हैं, लेकिन उनके खिलाफ भी प्रॉपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब बड़ी गाड़ियों के लिए भी जहाँ कार्रवाई की काशिफ बात हो रही है शहर में ट्रैफिक जी, काशिफ राशिद मिनाज पे जो डंपर वाला हुआ था सारा इंसिडेंट, उसमें तो उसके मालिक को पकड़ लिया गया है, बेटा उसका फरार है, तो उधर कोई केस बन रहा है?
बिल्कुल इस पे केस बनेगा। डंपर को भी जो है वो पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया और बड़ा खौफनाक ये हादसा हुआ। इसकी जो वीडियोस मंजर यहाँ पर आई उसमें भी हमने देखा कि किस तरह जो है वो डंपर ड्राइवर ने ना सिर्फ मोटरसाइकिल सवार हजरात को कुचला बल्कि गाड़ी को भी हिट किया। तो इसकी भी वीडियो सामने आई और इसमें जो खातून मियाँ बीवी हैं वो इसमें जांबाक हुए, जबकि जो मलिर हाल्ट वाला ट्रैफिक हादसा है उसके अंदर भी जो है हमने देखा कि एक बाप और बेटा जो है वो इस वाक़े के अंदर जो जांबाक हुए, जबकि जो एक खातून है वो इस पर ज़ख्मी हुई और शदीद नौयत की जो है वो उसे ज़ख्म आए हैं। ताहम इस हवाले से भी पुलिस की जानिब से दोनों इन हादसा पे कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, लेकिन साथ साथ मुख्तलिफ हादसा के हवाले से भी रोकथाम के लिए एक मुहिम चलाई गई, लेकिन हमें वो मुहिम भी जो है वो वक्ती नज़र आती है। ट्रैफिक पुलिस हुक्काम ये बताते हैं कि उनकी जानिब से भरपूर कोशिश की जा रही है कि शहर में जो है वो मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ हैवी ट्रैफिक को उनकी जो औकात कार हैं उसमें जो है वो रखा जाए, बल्कि साथ साथ नॉर्मल ट्रैफिक के लिए भी जो है वो तमाम तर रूल्स फॉलो किए जाएं। अच्छा ठीक है, बिल्कुल बताया जाता है कि शहर में जो है वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, रूल्स फॉलो करने चाहिए और हमने देखा है बड़ी लाइनें लगी हुई हैं आजकल ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवाने के लिए। लेकिन अब ये सोल्जर बाजार वाले इंसिडेंट का बताएं, ये स्ट्रीट क्रिमिनल्स का भी पता यही चलता है कि वो रिपीट ऑफेंडर्स होते हैं, बार बार वही मुड़ के सामने आ रहे होते हैं, ये बताएं। बिल्कुल ऐसा ही है। इस हवाले से भी हिकमत अमली अपनाई गई कि मुलजमान को जो है वो टैगिंग करने की ज़रूरत है, वो भी हमें अब नज़र नहीं आ रहा। साथ साथ ये भी कहा गया कि तफ्तीश को बहुत ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है ताकि इन मुलजमान को जो इन पे मुकदमात हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉपर बनाए जाएँ। अब सोल्जर बाज़ार की आपने बात की, तो सोल्जर बाज़ार पे जो है वो इस इंसिडेंट पे 2 मुख्तलिफ मुकदमात हुए, एक सरकार की मुद्दत में हुआ और एक जो शहरी इसमें जांबाक हुआ है उसके भाई की मुद्दत में हुआ है। ताहम इन 2 मुकदमात होने के बावजूद अगर तफ्तीश बेहतर हुई तो मुलजमान को सजा भी हो सकती है, वरना यही तो सारी बात है। काशिफ थैंक यू वेरी मच कि सजाएं तो हो जाएं, लेकिन आप सही कह रहे हैं कि बड़ी जल्दी बाहर भी निकल आते हैं, मतलब देयर हैज टू बी समथिंग डन अबाउट दैट। अब्दुल्ला नहीं है आज और कल भी नहीं होगा। हाउ आर यू एंड गुड मॉर्निंग। अच्छा जी, ज़रा पंजाब की बात करते हैं। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी समेत पंजाब के दीगर शहरों में सुथरा पंजाब के तहत तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन ज़ोरों शोर से चल रहा है। बाज़ इलाकों का तो समझें कि जैसे नक्शा ही बदल गया हो और सड़कें चौड़ी हैं, बाज़ार जो है वो खुले लग रहे हैं, ट्रैफिक का बहाव बहुत बेहतर हो गया है और शहरियों को ये खूबसूरती जो है ना बड़ी अच्छी लग रही है और वो कह रहे हैं खूबसूरती में बड़ा इजाफा हुआ है। अवामी सतह पर इसे ऑब्वियसली सराहा जा रहा है, मगर गरीब लोगों का रोज़गार मुतासर होने पर भी लोग गरीब ठेले और छाबड़ी वालों से हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं और हुकूमत से उनके लिए मुनासिब जगह फराहम करने का मुतालबा भी ऑब्वियसली हो रहा है। लेकिन ज़्यादातर शहरी जो है पंजाब हुकूमत के इस इक़दाम की तारीफ़ कर रहे हैं और शहरियों की अक्सरियत जो है वो समझती है कि ऐसे ऑपरेशंस की अरसा दराज से ज़रूरत महसूस की जा रही थी, मगर कोई सियासी जमात मुतवक्के एहतजाज के पेश नज़र इस तरफ नहीं आती थी। और अब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने तजावज़ात के ख़िलाफ़ इंतज़ामिया को बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की हिदायत भी की है और कुछ लोग इस खदशे का इजहार भी कर रहे हैं कि कुछ दिनों बाद जैसे इंतज़ामिया की तवज्जो किसी और काम की तरफ हुई तो ये सब ठेले तजावज़ात वगैरह जो हैं छाबड़े ये वापस आ जाएंगे। तो ये भी कहा जा रहा है और एक्चुअली वी हैव सीन दैट हैपन इन द पास्ट एज वेल। तो पंजाब हुकूमत की असल कामयाबी तो यही होगी कि इन तजावज़ात को दोबारा कायम ना होने दिया जाए और जो इश्यूज़ हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं, गरीब लोग हैं जो ठेले वगैरह मतलब उनकी लिटरली ज़िंदगी उस पर चलती है, उनका रोज़गार है वो, तो उनके लिए भी कोई परमानेंट स्पॉट जो है वो देना चाहिए। तो ये बहुत बात हो रही है। हाउएवर इट इज़ लुकिंग वेरी प्रिटी, बड़ा ही खूबसूरत सब कुछ लग रहा है और कुछ चीज़ें होती हैं ना, अब होती हैं तो हम ये सोचते हैं कि ये पहले क्यों नहीं हुआ था। बहुत सी ऐसी एक्चुअली चीज़ें हैं जो हम सोचते हैं कि मतलब ये अब सोच इनको याद आया है, ये तो पहले ही हो जाना चाहिए था, हम तो पहले ही कह रहे थे, लेकिन वही देर आए दुरुस्त आए, लेकिन एटलीस्ट कुछ ना कुछ याद तो आ जाए। पहले मैं अब्दुल्ला का जिक्र इसलिए भी कर रही थी बिकॉज ही इज़ इन लाहौर, तो हम चाहेंगे तो यही कि वो जब व्हेन ही कम्स बैक तो वो कोई एक होता है ना खुद एक हाल हमें ज़रूर बताए, कोई वीडियोस वगैरह भी बनाए। इन द मीन टाइम इफ़ यू गाइज आर देयर और कोई आपको बहुत बेहतरी अपने इलाके में नज़र आ रही है कि अब इसका नक्शा ही बदल गया है, तो प्लीज़ डू सेंड इट टू अस ताकि हम भी ज़रा इंजॉय करें और हो सकता है बाकी शहर जो हैं मुल्क के वो भी इस मॉडल को, इस आइडिया को रेप्लिकेट कर सके। देखिए खूबसूरती तो हर किसी को करनी चाहिए ना, अपनी जगह को खूबसूरत साफ़ बनाना चाहिए। सो व्हाई नॉट, अगर इफ़ एन आइडिया इज़ गुड आइडिया इज़ कमिंग फ्रॉम समवेयर वी शुड ऑल अडॉप्ट इट। क्या ख्याल है?
अच्छा जी, थोड़ी देर में हम कोशिश कर रहे हैं एक्चुअली कि हम आज़मा बुखारी साहिबा वज़ीर इत्तलात पंजाब से बात करें ताकि ज़रा हम देखें कि ये कहाँ तक बात जा रही है। बिकॉज मुल्तान, रावलपिंडी और लाहौर का तो हमें पता ही है, लेकिन और कौन से शहर हैं एंड ये कब तक रहेगा ये मामला। बिकॉज ऑब्वियसली एक अच्छा आइडिया होता है, उसको किया जाता है, लेकिन उसके बाद उसका बरकरार रहना वो भी एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है एंड देन पीपल हैव देयर डाउट्स एज वेल। सो लेट्स सी, इस पे मज़ीद बात करेंगे आगे जाके। अभी क्या कर रहे हैं जी, अभी हम और बातें कर लेते हैं। अब बताना आपको कुछ और भी है। अब बात इसी तरह स्टार्ट करते हैं कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। FPR को पहले 1010 गाड़ियां फौरी चाहिए थी और अभी इसकी ख्वाहिश के आगे जो है बंद बांधने की कोशिशें हो ही रही थी कि FPR ने नई डिमांड्स जो है वो रख दी। हाउ कूल इज़ दैट। ज़राए बता रहे हैं कि FPR ने टैक्स चोरी रोकने के लिए इजाफी अमला और वसाइल मांग लिए हैं। दिस इज़ अपार्ट फ्राम द कार्ड्स बाय द वे। और हुकाम का कहना है कि टैक्स चोरी के ख़िलाफ़ फील्ड ऑपरेशन और बहुत सी और चीज़ें जो हैं बढ़ाने के लिए मज़ीद गाड़ियों और अमले की ज़रूरत होगी। शिकायत ऐसी हैं कि जैसे FPR अफसरान के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो रही है एंड दे नीड टू बी डन नाउ। कहते हैं कि टैक्स मशीनरी को हर 200 रुपये आमदन के बदले सिर्फ 1 रुपया मिलता है। डज इट इवन मेक सेंस टू यू? भारत में बाय द वे आपको बता दें टैक्स ऑपरेशंस पर मजमूई रेवेन्यू का 1.5% यानी 1.5% खर्च होता है और हमारे अखराजात जो हैं वो सिर्फ 0.44% हैं। दूसरे अल्फाज में इंक्रीमेंट या कमीशन या बोनस टाइप कुछ मांगा जा रहा है। और यही नहीं, FPR हुकाम ये भी शिकवा है उनको कि सूबाई महकमे में तनख्वाहें और मराद जो हैं वो वफाकी हुकूमत की निस्बत 20 गुना ज़्यादा हैं। फिर पहले आप लोग डिसाइड कर लें कि आप लोग चाहते क्या हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अशरफ मलकम हमारे साथ हैं, ज़रा उनसे पता करते हैं क्योंकि उनको बड़ी इनसाइड डिटेल भी होती है और बड़े अच्छे तरीके से बताते हैं। अशरफ, 1010 गाड़ियों की ख़रीदारी को ब्रेक लगाने की कोशिशें अभी ख़त्म नहीं हुई थी। अभी तो हम बात ही कर रहे थे और सुना है कि FBR ने मज़ीद डिमांड्स रख दी हैं। उन्हें हुकूमत से मज़ीद क्या क्या चाहिए? नहीं, क्या क्या तो बहुत कुछ चाहिए होगा, क्यों चाहिए? तो ये ज़रा आप हमें बता दें। इंक्रीमेंट्स, कमीशन या बोनस टाइप कुछ आ रहे हैं आमतौर पर, मतलब परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए ना हर चीज़। तो आपको क्या लग रहा है, क्या हो रहा है? इस मनसूबे पर जो इशू उठा था, इशू FBR के रिसोर्सेज का, FBR जो गाड़ियाँ देने का नहीं उठा था, उसकी ख़रीदारी के जो अमल था इस पे इशू उठा था कि एक ही कंपनी को एक ही दिन में सारा प्रोसेस करके रिक्वायरमेंट ऑर्डर दे दिया गया, शाम को पैसे रिलीज़ करने के अहकामात भी दे दिए गए। इसको कौमी असम्बली और सेनेट में उठाया गया। सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बज़ाय ख़जाना में इसमें फैसला वाडा जो सेनेटर हैं उन्होंने इस इशू को बहुत उठाया। अब उस पर रद्द अमल तक आना था। FBR बड़ा क्लियर है कि गाड़ियाँ हमने हर हाल में ख़रीदनी हैं। कमेटी बड़ी क्लियर है कि हम इस प्रोसेस को छानबीन करके तजिया किए बगैर, इसका जायज़ा लिए बगैर हम गाड़ियाँ ख़रीदने नहीं देंगे। इसको फ़िलहाल होल्ड कर दिया गया है। इसका जो अब जवाब दर जवाब का सिलसिला होता है, शायद कमेटियों को और सियासतदानों को अंदाज़ा नहीं कि उनका वास्ता ब्यूरोक्रेसी से पड़ा। ब्यूरोक्रेसी का टैक्स की हो, शायद PS सर्विस की हो या कोई भी हो, ब्यूरोक्रेसी बहरहाल ब्यूरोक्रेसी ही होती है। हमारे मुल्क भारत में टैक्स मशीनरी पर कितना खर्चा होता है, एक बहुत अच्छा कंप्रीहेंसिव एक जवाब और जवाब जिसको कहने वो तैयार किया जा रहा है कि उसके मुताबिक जो है वो जवाब देंगे हुकूमत को। पहले महकमे पे खुद ही प्रेशर डालेगा अपने ऑफिसर्स की तरफ से, हमें गाड़ियों की ज़रूरत है, दूर दराज फैक्ट्रियों पे जाना होता है, हमारी तनख्वाह एज़ कम्पेयर टू पंजाब के पाकिस्तान के दूसरे सूबे पंजाब की रेवेन्यू अथॉरिटी के मुकाबले में, इसमें कोट किया गया जो उनके पेपर तैयार किया जा रहा है कि पंजाब के जो रेवेन्यू अथॉरिटी है उसके ऑफिसर्स की 20% सैलरी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू FBR। इस हद तक तो ठीक है, जो बात दुरुस्त भी है, लेकिन आगे जो बहुत सी बातें छुपाई गई हैं, इस बार FBR के ऑफिसर्स को क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, टोटल वॉल्यूम उनका क्या होता है। अगर को कंपेयर करें FBR के अफसरान को दूसरे महकमों के अफसरान से, उनकी क्या उनकी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, उस पर रोशनी इसमें नहीं डाली गई। बज़ाहिर ये एक जवाब बनाया जा रहा है कि FBR को गाड़ियाँ किस तरह प्रोवाइड करनी है, जिस पे किसी को कोई इतराज़ नहीं है। बाय द वे FBR को गाड़ियाँ फराहम करने पे इतराज़ है, गाड़ियाँ ख़रीदने के अमल पे है कि अमल क्या इख्तियार किया गया। इंटरेस्टिंग कंपेरिजन भी साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन बात तो वही आ गई है अशरफ, और आप हमें बता
बता सकते हैं कि अंदाज़ा हो रहा है कि ये जो मांग रहे हैं वो इंक्रीमेंट या कमीशन या बोनस टाइप कुछ आ रहे हैं? तो आम तौर पर ये परफॉर्मेंस की बुनियाद पर मिलता है। कोई इदारा टारगेट पूरा ना कर पाए तो उसका ये डिमांड करना बनता भी है, बिकॉज यहाँ तो बहुत से टारगेट्स जो हैं, हदफ जो है वो लूज़ कर दे डोंट इवन रीच इट। हाँ, बनता तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ नहीं है। आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया कि जी एक किसी महकमे को टारगेट दिया जाता है, महकमा वो टारगेट पूरा करता है, उस पर उसको अनाम कराम दिया जाता है, उसको तनख्वाह में बोनसेस दिए जाते हैं, उसके प्रॉफिट में हिस्सा दिया जाता है। लेकिन FBR के अफसरान जब आते हैं ना इनाम कराम की तरफ, बोनसेस की तरफ, वो कहते हैं हमने इतने पैसे इकट्ठे किए, पिछले साल के मुकाबले में इतना रेवेन्यू ज़्यादा किया। वो ये नहीं बताते कि हमारा रेवेन्यू कलेक्ट करने का टारगेट क्या था। अगर उनकी कारकर्दगी अच्छी हो, जो टैक्स पोटेंशियल पाकिस्तान में है, टैक्स टू GDP रेशो, पिछले दिन FBR की ब्रीफिंग थी कि पिछले 15 साल से FBR के टैक्स कलेक्शन स्टैटिक्स है। अगर उसकी रेशो टू GDP अपने हमारे GDP रेशो पाकिस्तान की देखी जाए, वो सेम एक जगह रुकी हुई है। इसका मतलब उसमें कोई इजाफा नहीं हो रहा। अभी भी टैक्स मशीनरी के अफसरान को बोनसेस दिए जाते हैं, उनको कैश अवार्ड दिए जाते हैं, उनके मुख्तलिफ और जो अनडिक्लेयर्ड सहूलतें हैं FBR के मुलाजमीन को, जो नॉन कस्टमर पेड गाड़ियाँ हैं वो सस्ती दी जाती हैं। उनकी ज़ात के लिए भी उनको फ़रोख्त की जाती हैं, उनके ऑफिशियल इस्तेमाल के लिए भी हर जगह के हर अफसर के पास जो कस्टम की नॉन कस्टम पेड गाड़ी अब ज़रूर होती है, जो फील्ड में काम करते हैं, उनका जिक्र कहीं नहीं होता। लेकिन हमें चूँकि आदत हो गई है, हमने हर जगह झूठ बोलना है। उन गाड़ियों का जिक्र तो है जो उनके FBR के अफसरान के पास नहीं है, वो लेना चाह रहे हैं। जो गाड़ियाँ उनके पास हैं, अनऑफिशियली हैं, गैर एलानी हैं, उनका कहीं जिक्र नहीं है। बोनसेस का जवाब जब तक हदफ पूरा ना हो नहीं बनता। बोनसेस कैश प्राइस उस वक्त मिलते हैं जब आपकी कारकर्दगी बहुत अच्छी रहे, अपने तमाम अहदाफ पूरे कर लिए हों। अभी अब जो हमारी टैक्स कलेक्शन की फिगर है वो तो 29%, उसमें ज़रूर उनकी इजाफा हुआ है, लेकिन कहाँ से इजाफा हुआ है? उसमें FBR की कारकर्दगी क्या है? सारे का सारा जो मेजर चंक आता है, सारा तो मैं लफ्ज़ गलत कह दिया, जो मेजर चंक टैक्स कलेक्शन का आता है एट सोर्स डिडक्शन का है, तनख्वाहदार तबका है, एक्सपोर्टर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो उनका मौके पे उनको वसूल किया जाता है। उसमें FBR की कोई ज़्यादा इनपुट शामिल नहीं है, बैठे बैठे उनको मिलना ही मिलना होता है। मतलब ये बाय द वे वो वजूहात हैं जिसमें बहुत से लोग चाहते भी हैं, जो एलिजिबल होते हैं, कि हम FBR में ज़रूर जाएं और हमारी पोस्टिंग जो है ना वो उधर ज़रूर हो जाए। अशरफ, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। या फिर अशरफ हमारे साथ हैं, क्योंकि 1-2 और सवाल रह गए हैं हमारे साथ अशरफ? अच्छा, चले, शुक्रिया, हो गया, बहुत शुक्रिया। बट इट इज़ इंटरेस्टिंग ना, वो अपनी इंक्रीमेंट्स वगैरह मांग रहे हैं और हमें बोनसेस दें और सब कुछ दें, वेयर एज वो 10,000 वो 1,010 गाड़ियाँ जो है ना वो लेने के इनके पास फंड्स हैं। तो व्हाट आर यू आस्किंग फॉर? इट डज नॉट मैच अप। बट एनीवे वी लीव इट एट दैट। अच्छा जी, ये आपको याद होगा कि मारूफ सियाहती व्लॉगर कैरी पेस्टेलिस जो हैं वो हमारे शो पे भी आई थी, आजकल पाकिस्तान के दौरे पर हैं। गुज़िश्ता हफ्ते जब हमने उनसे बात की थी तो कैरी जो है उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान की खूबसूरती, कल्चर और लोगों के रवैये ने उन्हें हैरान कर दिया था, क्योंकि मगरब में, वेस्ट में तो आपको पता ही है हमारा इमेज जो है वो कुछ और है। और लेकिन कैरी ने ये भी कहा था कि जब उनका काम ख़त्म हो जाएगा तो तब ही वो कोई हतमी राय देंगी, क्योंकि हमने उनसे पूछा था कि आपके क्या प्री कंसीव्ड नोशंस थे अबाउट आवर कंट्री, तो उन्होंने कहा था ये ख़त्म करके बताऊंगी। तो अब पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों का उन्होंने दौरा कर लिया है, वो वापसी की तैयारियों में हैं और अपनी फ़ाइनल रिपोर्ट देने के लिए इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रही हैं। Good morning, Carrie. How are you and how have you been so far in Pakistan? Do you feel refreshed? Good morning. Good morning. I'm very well, thank you. I'm very well. I've had an amazing time. I've come to the end of 2 weeks now, you know, exploring more of your lovely country, and it's just been fantastic. That is so nice. We thought the last time we met you, we did think, you know, that you have to go around and you are going to be quite surprised and amazed. And by the look on your face, I think that you have achieved that. Please do take us through where all you went and what was the best thing that stood out for you. So on this trip, I had the opportunity to discover more about Pakistani culture, and I have done all sorts of things like experience truck art, and I got to ride in a truck, which was incredible. Nice. So decorated and very unique.
in Pakistan. I've also explored Sufi music. I've been to the Bitshar Shrine. I've met musicians and discovered the uniqueness of the music. I've met fishermen. I've discovered local lives in Karachi on the sea. And it's sort of taken me from Karachi to Lahore, meeting locals in Lahore and discovering more about the arts and the culture there. And actually, some of the standout things there, I went to the delightful Surtal Academy, which is a place which celebrates and encourages youngsters into music. And right. We have also heard a lot about it. So, and carry on. And it was just so lovely to see such raw talent being encouraged. Just curious, Kerry, that because we know that you are wrapping up your trip here, and we are watching some videos of your travels as well, and it looks very exciting. In fact, some of the things that you have mentioned, even believe it or not, I haven't really, as much as we take truck art for granted, I haven't really ever gone to see how it's done, or even sat in a truck for that matter. How does it change any preconceived ideas that you might have had before you came to Pakistan, or even living in the West you hear about? I would like to know that. Has anything changed in your perception? I think the key thing for me is that we aren't shown these type of things in the West. And so, as far as changing perceptions, it's giving me an opportunity to see what real Pakistan is like, and also what makes Pakistan unique. And I think that's the thing that needs to be celebrated more. And I really want to celebrate that, because there are key things in Pakistan that are so unique. You don't get them anywhere else in the world, but we don't necessarily get to see them in the West. That's a tragedy, and I hope and I'm sure that you are going to change that by showing a different picture of it, because we kind of take it for granted in the sense we live here. So we know how hospitable, our people are, how beautiful our landscapes are. So I'm very happy that you had a good experience. Are you going to be, having a talk when you go back, or it's all about vlogging? You've been recording everything. How do you plan to take it forward? So what I want to do when I get home now is put all the content that I've been able to capture into YouTube videos that really celebrate the culture. So I will have 5 key videos that are going to celebrate individual parts of the culture, from music to truck art and Kashmir as well. And I just really hope that more people can see it, and then more people will come and visit this lovely place. We hope so too. Kerry, let me translate this a little bit so that our audience can understand. भाई Kerry आई हैं पाकिस्तान, और क्या उन्होंने enjoy किया है पहले तो आपको बता दें, क्योंकि उन्होंने बड़ी चीज़ें experience की हैं जो आप और मैं जो है ना, वो हम यहाँ बैठे हुए हमें लगता है कि जी तो हमारी जगह हैं और हमारी चीज़ें हैं, तो वी टेक इट इन स्ट्राइड. लेकिन ट्रक आर्ट का पूरा इन्होंने देखा हिसाब किताब के होता किस तरह है. ट्रक में इन्होंने ट्रैवल किया, कश्मीर गई, बड़े ज़बरदस्त के खाने उन्होंने खाए, सुरताल एकेडमी का उन्होंने बड़ा जिक्र किया है. और अब आगे क्या करना है, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इन्होंने कहा है कि ये 5 वीडियोज़ जो हैं ये अपने यूट्यूब चैनल पर डालेंगी, और जिससे एक बिल्कुल मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव जो है वो पाकिस्तान का, जो वेस्ट में लोग रहते हैं, जो मगरब में रहते हैं, उनको मिलेगा. Kerry, a lot of people would be interested. We are, hospitable. Yes, we are. We are a foodie nation. We are really proud of, food, and food is very different from one part of Pakistan to the other. Did you try anything that, stood out for you? You would like to have it again? So many things, and the key thing I discovered was that Pakistani food is really diverse. It's exactly what you say. Each different region has different foods. That's right. And I've tried so many things. From food tours in Karachi, where it's very diverse. Everything from the ice cream, the gola, the bun kebabs, the noodles. I mean, it just goes on all the way through to Kashmir, where they have their unique food, their culture. Their breakfasts that are completely unique, and the taste in the Kashmiri noon chai, the pink chai. It's blown my mind.
And can I say, you also, by the way, came at a very good time in the sense the weather is great anywhere you go. So it's very nice. Your perspective could have been a little different had you come in the summer because it does get very hot. Very quickly, yes. Kerry, do you plan to come back? 100%. There's so much more I want to see. I'm definitely returning. Awesome. Kerry Pastalis, thank you for coming to Pakistan. And thank you, shukriya. Yeah, बड़ी खुशी होती है भाई कोई आए बाहर से हमारे मेहमान और बड़ा एंजॉय करके जाएं, अनलाइक वो अमेरिकन औरत जो है ये वैसे एंजॉय तो वो भी बड़ा कर रही है, लेकिन वो ज़रा हमने सर पे चढ़ाया हुआ है उधर, मामला डिफरेंट है। बिल्कुल, शाह साहब हमारे साथ हैं। आवाज़ तो आपको आई गई होगी, लेकिन मैं थोड़ा सा पहले बता दूं कि हम क्या बात करने लगे हैं जी। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची का पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल, जैसा कि नाम से ही नज़र आ रहा है, किसी एक शहर तक महदूद नहीं होता ये इवेंट, और पूरे मुल्क में मुनाकिद किया जाता है। और इस महीने 25 और 26 तारीख को सक्खर में हो रहा है ये फेस्टिवल, और इस मरतबा भी मुल्क और बैरून मुल्क से जी बड़े नामी ग्रामी लोग जो हैं वो सक्खर आएंगे और मुख्तलिफ सेशंस भी होंगे। पिछले साल का तो रॉकिंग था, इट वॉज अ हिट शो, और एंटरटेनमेंट का भी बड़ा सामान होगा इधर। तो आई विल इंट्रोड्यूस नाउ अहमद शाह साहब हमारे साथ हैं, सदर हैं पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। पिछले साल को बीट करना मुश्किल नहीं होगा, बिकॉज पिछले साल वाला तो इट वाज सच अ रॉकिंग इवेंट, IBA में हुआ था, वी स्पोक अबाउट इट। मैं बहुत हैरान हुआ था। मैं लाहौर गया था तो 4 दिन आपको पता है अलमरा बंद रही थी और टॉप ट्रेंड पे हम थे जब PLF हमने किया था। वो हमारा पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा फेस्टिवल था, हमारा नहीं किसी का भी 77 साल में, और लाहौर है। बट जब हम सक्खर गए तो हम हैरान हुए, क्योंकि आधा सिंध जो था वो सक्खर IBA में था, 1 किलोमीटर से ज़्यादा अंदर था, और 50,000 लोग बाहर रह गए थे, 2 लाख लोग 2 दिन में आए। और अमेजिंग बात ये थी कि 99.9% जो थे वो यूथ थी। वो सक्खर की यूनिवर्सिटीज़, खैरपुर की यूनिवर्सिटीज़, रोडी यूनिवर्सिटीज़, लाड़काना, नवाबशाह, शिकारपुर, मोरो, मतलब कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के, जिनसे असल में आपने देखा होगा PLF की टैगलाइन है यूथ इज़ दी ओनली वे फॉरवर्ड। सो मतलब ऐसे पागलों की तरह वो आए और इंतहाई संजीदा सेशंस भी सुन रहे थे, म्यूज़िक भी, आसिफ अजहर भी था, सैफ समीजो भी था, हमारा ड्रामा भी हुआ, और हमने इंतहाई क्रिटिकल जो इश्यूज थे उस वक्त हमने कारोकारी पे भी सेशन किया। आपको याद है वो एक वाक़या हुआ था जो एक सरदार, वो एक बच्ची का जो मामला था जो हवेली में बंद, हमने इंतहाई क्रिटिकल सेशंस भी किए। अब बहुत दिनों से ये हो रहा था कि सक्खर, चूँकि अब गर्मियाँ हो जाएंगी, अब रमज़ान आ रहा है 1 मार्च से, तो गर्मी से पहले हमने कहा कि हम कहाँ कर सकते हैं, तो सक्खर हमारा बूस्टर था, हम दोबारा सक्खर जा रहे हैं। परसों हमने खाली एक पोस्टर लगाया है, 25,000 लड़के और लड़कियां रजिस्टर हो गए हैं 2 रातों में। बैठे होंगे पिछले साल से कि मतलब कब दोबारा होगा, मुसलसल इंतजार में बैठे। शाह साहब कोई रेकी वगैरह आप लोग करते हैं, लाइक जब कोई सिटी की डिसीजन हुआ है कि जी शहर में हमने करना है, बिकॉज यू गाइस गो एवरीवेयर, तो पहले उससे देखते हैं कि कहाँ से लोग आ सकते हैं, डिमांड है क्या? आई एम सॉरी आई हैव टू से दिस कि जो लेवल की बातें होती हैं, मतलब आइडियाज़ डिस्कस होते हैं, उनको टॉलरेट करना भी, मतलब ऐसा माइंडसेट भी चाहिए। तो ये सारा एक पहली बात तो ये है कि मैं रिस्क लेता हूँ अपनी ज़िंदगी में, सारी ज़िंदगी रिस्क लेता हूँ, मेरी आदत है। और फिर मैं कहता हूँ वो फहमीदा रियाज की जो एक लाइन है, तुम अपनी कुरकरनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। हमारे मुल्क की खराबी की बड़ी वजह यह है कि ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के बैठ गई कि ज़रा कोई रिस्क लेंगे तो नैब में चले जाएंगे, कोई आदमी काम इसलिए इनिशिएटिव नहीं लेता। कोयटा जो था हमारा, अभी जो हमने मई जून में किया, वो हमें सबने कहा कि क्या आप कोई कोयटा जाके मरना चाहते हैं, आप क्या खुदकुशी कर रहे हैं, आपको पता है कोयटा बलूचिस्तान के हालात क्या है। तो माहिरा खान को ले गए हम, माहिरा खान, अनवर मकसूद, अदनान सिद्दीकी, हम सारे और सुहेल वड़ाइच और बुशरा अंसारी, और सबको आप यूं समझें कि सब इस मुल्क के लिए सर से कफन बांध के निकले। और माहिरा ने सबसे पहले कहा कि मैं जाऊंगी, कोई एक पैसा चार्ज नहीं किया। बात यह है कि आई एम
वेरी लकी और दे बिलीव मी। अब लोगों का बिलीव आ गया। और ये जो बच्चे हैं ना, नौजवान लड़के लड़कियां, इनको लगता है मैं सच बोलता हूँ। तो जब ये कोई मेरी कॉल से लेते हैं या सुनते ऐसे कह रहे हैं इनको लगता है मैं सच बोल रहा हूँ, जैसे मैं नहीं बोलता। नहीं, आम तौर पे ना इनको लगता है कि ज्यादातर लोग झूठ बोलते हैं। अच्छा, और मुझे शुरू से इनको थोड़ा बहुत ये है कि यार ये आदमी झूठ नहीं बोलता और ये सबसे पहले अपनी जान को हमारे लिए दाव पे लगाता है। you have proved it time and again. तो बिल्कुल रेकी होती है। और हमने तो रेकी तो गवादर की भी 3 साल से करके रखी है, अभी तक वहाँ गए नहीं है। और अभी ये सक्खर है, सक्खर तो हमारा ये है कि सक्खर तो हमारा इतना बड़ा सक्सेस है कि सबसे सेफेस्ट बिड जो हमारे पास थी, अब हम बेचैन हो जाते हैं। अभी हमारा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल था, अवामी थिएटर फेस्टिवल था, दुनिया की सबसे बड़ी उर्दू कॉन्फ्रेंस YMCA को 4 दिन भरा। उसके बाद कुछ दिनों का जमूद आया तो हमारे लिए हमें लगता है कि जमूद जो है मौत है। तो हमने ये 20 दिन के अंदर एक प्लान किया है और सक्खर इज आवर सेफेस्ट बिड। तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए मसला सक्खर में लोगों का होना नहीं है। हमारे लिए मसला, मैं अभी जा रहा हूँ सक्खर, मैंने कमिश्नर सक्खर से बात की है, DIG सक्खर से बात की है, फौजियों से भी बात करूँगा, क्योंकि आउटर कार्डन पे आपको पता है सक्खर में बहुत सारे इर्द गिर्द के जो इलाके हैं, डाकू हैं। और फिर रजिस्ट्रेशन होती है, जैसे आप कह रहे हैं 25,000 ऑलरेडी हो गए, मतलब 2 रातों में। मतलब लेकिन पिछली बार 50, मतलब बात तो फिर बढ़ती चली जाती है। अभी तो इनिशियल में अभी एग्जैक्टली तो बहुत ज्यादा लोग हो जाते हैं। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लास्ट टाइम आपको क्योंकि ऑडिटोरियम वगैरह में उस तरह जगह नहीं था, आपको स्क्रीन्स वगैरह भी लगानी पड़ी थी। स्क्रीन्स बेशुमार लगी थी और हमने तो मुशायरे और कॉन्सर्ट जो हैं क्रिकेट स्टेडियम में किए थे। IBA के अंदर क्रिकेट स्टेडियम है और ऑडिटोरियम के अंदर और बाहर जो लॉन है, बहुत ही खूबसूरत जगह, वहाँ पर हमने साइमल्टेनियसली 3 इस दफ़ा देखें, हमने एनवायरनमेंट को भी बहुत फोकस करना है। इस दफ़ा हमने सिंध की जो एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, क्योंकि बेसिकली एग्रेरियन सोसाइटी है, उसके साथ लाइफ स्टॉक का हमारा बहुत बड़ा स्कोप है। और अभी एक हमारे लाइफ स्टॉक मिनिस्ट्री ने पिछले हफ्ते एक बहुत शानदार कराची में भी एग्जीबिशन की थी। सो वैल्यू एडेड प्रोजेक्ट पे जाएंगे, AI और चैट GPT पे जाएंगे। और सिंध के नौजवानों के लिए वे फॉरवर्ड क्या है, क्या बाहर भागना ही एक रास्ता है? गेस्ट ऑल्टरनेट रोजगार के सिंध के नौजवानों के लिए सिंध में क्या तरीके हैं, घर बैठ के IT के जरिए किस तरह पैसे कमा सकते हैं। कौन कौन आ रहा है, मतलब हम जरा बताएं भी ना लोगों को। कौन आ रहा है? पहली बात तो ये नौजवानों के जितने पसंदीदा शायर हैं, ये तहजीब आफी और अली जरियून और इमरान आमी और फरिया नकवी और अब्बास ताबिश और ये जितने भी हैं, और आपने जिन जिन को कहा वो पहुंच रहे हैं। मैसेज देता हूँ, आप समझिए एक बात, ये हमारी एक फ्रेटर्निटी बन गई है, एक बरादरी बन गई है। और ये जैसे कॉल होती है ना, कॉल ऑफ ड्यूटी, इस तरीके से आते हैं। अगेन इनका भी ये बिलीव है कि एक आदमी इस मुल्क की फेडरेशन को आप आपस में जोड़ने की कोशिश कर रहा है। जो सेक्रेटेरियन डिवाइड है, जो एथनिक डिवाइड है, जो रिलीजियस डिवाइड है, जो पॉलिटिकल डिवाइड है, बगैर किसी वजह के, तो ये सब के सब मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसी तरह से ये आसिम अजहर एक बहुत अच्छा हावी, जो अब्दुर्रहमान एक नया सिंगर है, बड़े उसने बस क्रिएट जो अभी लाहौर में किया था उसने, वो भी है। और बहुत सारे सिंगर हैं, कवाली भी हो रही है, म्यूजिक भी हो रहा है, ड्रामा भी हो रहा है। जावेद सिद्दीकी साहब का एक प्ले था सालगिरह। 2 दिन में, बाय द वे जस्ट मैं आपको बता दूं कि दिस इज पैक्ड, मतलब बीच में कवालियां भी हैं, मुशायरे भी हैं, टॉक्स भी हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट पर्टिनेंट टॉक्स, जो टॉपिक्स आपने जिक्र किए हैं, नाम भी एवरीबडी, और नाम ये सारे हैं, मजहर अब्बास, वसतुल्लाह खान, आसमा शिराजी, हम सोहेल वड़ाइच के बगैर तो हमारा कोई फेस्टिवल नहीं होता। तो सलीम साफी साहब, हफ्सा कोमल, ये जर्नलिस्ट भी हैं। फिर ये अदनान सिद्दीकी, एहसन खान, इमरान अशरफ, बेसिकली एज ऑलवेज आप कुछ कर रहे होते हैं ना, तो हर चीज का तड़का होता है। शाइस्ता लोधी, एंटरटेनमेंट भी है और पॉलिटिक्स भी है और जर्नलिज्म भी है, एवरीथिंग इज देयर। और आपको पता है कि इस किस्म की अजीम कोई चीज हो रही हो तो जियो नेटवर्क तो इसका साथ होता ही है। जियो हमारा पार्टनर है बराबर का। उसके अलावा IBA सक्खर हमारा पार्टनर है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सक्खर हमें सपोर्ट कर रहा है और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हमें सपोर्ट कर रही है। लेकिन अभी हमने जियो ने अपनी कैंपेन शुरू नहीं की। अभी पहली बार मैं बैठ रहा हूँ और 25,000 रजिस्टर हो चुके। अगले 15 दिन जो जियो ने हंगामा मचाना है हमारे वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल को, आप यकीन माने, मैं अभी कल पंजाब में था और वहाँ हर आदमी ने वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल देखा था। हमारा तो काम है ना शाह साहब कि हम तो माहौल बनाते हैं। तो हंगामा तो खैर वो आप करेंगे, माहौल हमने बना दिया है। बट दिस इज समथिंग दैट यू कैन, इफ यू आर इन सक्खर, यू शुड बी इन सक्खर 25th and 26th। लेकिन मैं
चाहता हूँ, एक जुमला मुझे दे दो जल्दी से। हम इसके बाद अप्रैल में इंशाल्लाह लाहौर जाएंगे, पंजाब में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कल्चर और पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल करेंगे आफ्टर रमजान। जबरदस्त, उस पर हम दोबारा बात करेंगे। शाह साहब, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। समटाइम्स आई विश कि हमें ऐसी खबरें आपको ना देनी होती, लेकिन वी हैव टू टॉक अबाउट इट, क्योंकि अगर हम बात नहीं करेंगे तो कुछ ख़त्म होने का चांस नहीं है। लाहौर में एक इंतहाई दिलखराश वाक़या पेश आया। पुलिस एहलकार ने साथियों के साथ घर में घुसकर ख़वातीन को ज़्यादती का निशाना बनाया। मतलब ये मैं पुलिस एहलकार की बात कर रही हूँ। वाक़े का मुकदमा जो है थाना रायवेंट सिटी में दर्ज कर लिया गया है और मुलजिम पुलिस एहलकार एंटी राइट फोर्स में तैनात है और वाक़े में मुलव्विस 3 मुलजमान को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जबकि मरकज़ी मुलजिम जो है वो पुलिस एहलकार जो है वो अब तक फ़रार है। FIR के मुताबिक पुलिस एहलकार सादा लिबास में अपने साथियों के साथ घर में दाखिल हुआ। मुलजमान ने ना सिर्फ ख़वातीन से मुबैना ज़्यादती की बल्कि उनकी वीडियोज़ भी बनाई, मुतासरा ख़वातीन से उन पैसे भी लिए, बहुत कुछ हुआ। लेकिन आगे क्या होना है, दैट इज़ समथिंग दैट वी नीड टू टॉक अबाउट, क्योंकि वाक़े की फ़ौरी इत्ला जो है वो आला अफसरान को ना देने पर चौकी इंचार्ज को मुअत्तल भी कर दिया गया। साथ साथ ये भी तो चीज़ें चल रही होती हैं ना कि लोग मिले होते हैं। एनीवे जी, इस पे हम बात करेंगे और हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे अहमद फराज ऑलवेज हैज़ द इंसाइट इन ऑल दिस थिंग्स। अहमद, बताइएगा कि इस तरह के केसेस में मुलजिम को हिरासत में लेने के साथ ये भी अहम होता है कि बर वक्त मेडिकल हो, तमाम शवाहिद जो हैं वो ज़ाया होने से पहले जमा कर लिए जाएं, वरना आपको पता है केस जो है वो मजबूत नहीं बनता। तो पुलिस ने ये काम कर लिया होगा कंसिडरिंग कि जो शख्स है वो है भी खुद भी पुलिस को ही बिलोंग करता है। आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, इसमें क्योंकि जो विक्टिम ख़वातीन थी वो तो बेचारी उसी रोज़ पुलिस के पास पेश हो गई, थाने जाती रहीं, चौकी जाती रहीं, लेकिन पुलिस ने क्योंकि उनका वो पेटी भाई था, उन्होंने ले तो लाल से काम लिया, लेट उन्होंने किया और उन्होंने मुकदमा दर्ज नहीं किया, जिसके बायस आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है कि इसमें अगर मेडिकल की रूह से देखा जाए तो कुछ शवाहिद जो हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। क्योंकि जब ख़वातीन का जब मुकदमा दर्ज होता है तो मुकदमा दर्ज होता है जब खातून का मेडिकल करवाया जाता है, तो इब्तदाई तिब्बी मेडिकल रिपोर्ट, जिसके हम इब्तदाई मुलाहजा भी कहते हैं, मुलाहजा जो होता है वो जब हो तभी मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो पुलिस ने क्योंकि गुज़श्ता रोज़ इसका मेडिकल करवाया और मेडिकल करवाने के बाद फिर उन्होंने मुकदमा दर्ज किया, क्योंकि पुलिस जो लोकल पुलिस थी वो तो मुकदमा दर्ज कर ही नहीं थी। ये तो जब मीडिया में बात आई, जब ये बात आम हो गई कि पुलिस एहलकार ने अपने साथियों के हमरा इस घर में उन्होंने दाखिल होकर 2 ख़वातीन को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया, उसके बाद जो है ये फिर उन्होंने पुलिस इन एक्शन हुई है, पुलिस अफसरान हरकत में आए, उन्होंने फौरी तौर पर यह मुकदमा दर्ज किया और 3 इसमें उन्होंने मुल्ज़मान को भी गिरफ़्तार किया। लेकिन अभी तक जो मेन जो पुलिस एहलकार था अरसलान जिसका नाम बताया जाता है, वो एंटी राइट फोर्स में तैनात है, वो गिरफ्तार। कितनी को ख़तरनाक बात है। बहुत शुक्रिया अहमद फराज के। मतलब जब शख्स भी उधर का ही हो, कल्प्रिट भी वहाँ का हो और साथ कोई मान भी ना रहा हो कि जी हम FIR भी काटेंगे। ओके, एनीवे, ये थी खबर। कुछ और आपको दिखा दें, पहले आपको बताना दें, हाँ बता देते हैं कि ICC ने टेस्ट बैटर्स की रैंकिंग जो है वो जारी कर दी है और इंग्लिश बैटर जो रूट पहली पोजीशन पर हैं, जबकि पाकिस्तान के साउथ शकील जो हैं वो 10वें नंबर पे हैं, जबकि टेस्ट के बॉलर्स की रैंकिंग में पाकिस्तान के स्पिनर नुमान अली का 5वां नंबर है। और अच्छा, साथ ही कुछ और भी आपको दिखाना चाहते हैं। आपको पता ही है कि मैच जो है ट्राई नेशन सीरीज़ जो है वो इस वीकेंड यानी 8 को पहला मैच होगा, तो प्रैक्टिस जी स्टार्ट हो गई है। ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी हमारे पेसर्स जो हैं वो बिल्कुल अपनी प्रैक्टिस में बिजी हैं। ये विजुअल्स जो आप देख रहे हैं दीज वर जस्ट वाइल बैक, जिसमें आपको हारिस भी नज़र आ रहे हैं, शाहीन, फ़हीम, नसीम भी कई मैंने देखे थे पहले। तो ये सारे जो हैं ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। 8 को होना है पहला मैच, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल सी यू टुमारो।